आज हमारा इस खंड का लास्ट चैप्टर है इन्वर्टर तथा कन्वर्टर, है ना। मॉड्यूल 4 पढ़ गए हो? मैं पूछ सकता हूँ आपसे? आवाज बंद करो भाई। ये क्या शाम को गाने बजाते हैं इधर? बैठ क्या करते, गाने बजाते हैं? पूरे दिन थक जाते हैं तो फ्रेश होते हैं इधर आके, पंजाबी सुनते हैं। चलो, अब देखो, हमारा चैप्टर का नाम इन्वर्टर तथा कन्वर्टर है। छोटा सा चैप्टर है, इसलिए बहुत सारे बच्चे आज आए नहीं है। कुछ नहीं, वजह से कम आते हैं क्या? तो ये काम तो रेगुलर कर सकते हैं। ये अच्छा है ना। जरूरी है, डर भी होना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। मैं तो सही कहता हूँ कि इतना कौन मेहनत करता है? नहीं तो मेहनत कराते कोई। आप कर लो, हम करवा रहे हैं, भला हो जाए दोनों का ही। हम इसलिए करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सारा रिजल्ट हमारा ही हो। समझे? चलो भाई, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं इन्वर्टर तथा कन्वर्टर। आप जानते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से एसी आसान है, आराम से उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन एसी को संचित नहीं कर सकते। तो फिर इमरजेंसी में कैसे काम लेंगे? आईसीयू है हॉस्पिटल में, विद्युत सप्लाई कटौती हो गई तो जो बंदा बेड पर है वो फिर चलाई जाएगा, तब तो विद्युत आएगी। तो इसलिए हमें इमरजेंसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। इमरजेंसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसको संचित करने का तरीका रखना पड़ता है। एसी को तो हम संचित नहीं कर सकते, लेकिन उत्पादन आराम से एसी हो रही है, तो हम एसी को बदलेंगे डीसी में। किसकी सहायता से? कन्वर्टर की सहायता से। एसी को डीसी में बदल दिया, फिर डीसी को क्या कर लिया? स्टोर। लेकिन हमारे उपकरण कौन से थे? एसी के। जब हमें वापस काम में लेना था तो हमने उस डीसी को वापस किसमें बदला? एसी में। फिर हमने ले लिया काम में। तो इसका मतलब संचित डीसी हो सकती है, लाने ले जाने के लिए एसी ठीक है, तो बीच में लगाना पड़ेगा इनको कन्वर्ट करने वाला। जो एसी को डीसी में बदलेगा वो कहलाएगा कन्वर्टर, डीसी को जो एसी में बदलेगा वो कहलाएगा इन्वर्टर। तो कन्वर्टर और इन्वर्टर के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। ये बेड से चार्जिंग किससे हो सकती है? डीसी से। हमारे पास घर में सप्लाई कौन सी है? एसी। तो हमें क्या चाहिए? चार्जर जिसमें लगा हो रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक कन्वर्टर है जो एसी को डीसी में बदलता है। अपने घर में जो इन्वर्टर लगा उसमें बैटरी में क्या संचित है? डीसी। जब विद्युत सप्लाई कटौती हो गई तो हमें उसको उपयोग में लेना है, तो हम क्या लगाते हैं? इन्वर्टर, जो डीसी को किसमें बदलेगा? एसी में। फिर हम उपयोग में ले लेंगे। ऐसे ही होता है। ओके, तो डीसी और एसी को ध्यान से देखते हैं। क्या हुआ? पढ़ गए हो सब सवाल? आज पूछूंगा मैं सारे सवाल। तो कन्वर्टर एंड इन्वर्टर का आपने बेसिक परिभाषा देख ली कि कन्वर्टर की आवश्यकता क्यों होती है, इन्वर्टर की आवश्यकता क्यों होती है। तो कन्वर्टर की आवश्यकता क्यों होती है भाई? एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। एसी को संचित नहीं कर सकते ना। एसी का उत्पादन क्या होता है? आसान। एसी का उत्पादन आसान ही होता है, एसी का उत्पादन इतना मुश्किल है ही नहीं। आपको पता होता है स्वदेश मूवी में शाहरुख खान ने कर दिया था, ये ना, उसमें हाइड्रो सिद्धांत के द्वारा टेम से वो पानी निकाला, उसके ऊपर गिरा तो बिजली आई। देखी नहीं मूवी? पर क्या करता है, पढ़ते आप हो नहीं, मूवी आप देखते नहीं, पता नहीं जीवन आपका कहाँ जा रहा है? हैं? नहीं तो उसमें मूवी तो देखनी पड़ती है ना, मूवी नहीं देखते हैं। मैं जनरली जो अच्छी मूवी जिस हाल में आती हैं जो भी, वो लगभग मैं सारी देखता हूँ। अब आप इसको फॉलो जरूर करेंगे, मैं पढ़ता भी पूरा हूँ, मैं पढ़ाता भी पूरा हूँ, मैं पढ़ता भी पूरा हूँ, तो भी मेरे पास टाइम बहुत बचा हुआ रहता है। मैं ये सोच के चक्कर पड़ता तो आपके पास टाइम जाता कहाँ आपका? घंटे तो उतने ही होते हैं घड़ी में, है? मैंने क्या करना है? इन्वर्टर की आवश्यकता। इन्वर्टर क्या होता है? डीसी को एसी में बदलने के लिए। आपातकालीन विद्युत व्यवस्था के लिए काम लेता है ना। आपातकालीन विद्युत सप्लाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन्वर्टर। इन्वर्टर नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? जनरेटर। विद्युत सप्लाई आपातकालीन
आपातकालीन से इन्वर्टर की क्षमता नहीं तो हम क्या लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं। तो जनरेटर डीजल इंजन भी आपातकालीन अवस्था में आता है, वो भी आपातकालीन अवस्था देता है विद्युत की। तो लिखो ये दोनों। आज मॉड्यूल 4 खत्म हो जाएगा भाई, मॉड्यूल 4 का अंतिम क्षण चल रहा है, खत्म होने पर है। जल्दी से खत्म करते हैं, फिर आज सवाल पूछेंगे एक एक को खड़ा करके। सवाल तो पूछेंगे ना भाई। उसके बाद वाला मॉड्यूल है मॉड्यूल सेकंड, जिसमें तकरीबन लगेगा हमें 10 दिन। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा टिपिकल है नहीं मॉड्यूल सेकंड। उम्मीद यही करूंगा मैं छुट्टियों से पहले वो कंप्लीट हो जाए, हैं, ताकि होली के बाद में फिर मशीनें शुरू करें, और उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कोई से विभाग की, क्योंकि फिर मशीनें शुरू हो जाएगी, फिर मशीन आराम से कैसे चलो ना, 3 मॉड्यूल आपके हो जाएंगे, फिर एकदम से ऐसा चिंता ही नहीं, फटाफट करो फलाना ढिमका। पहले मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, फिर तीसरे में बहुत लगता है, लेकिन फिर भी पहले जितना क्या लगेगा। मुझे तो सबसे मतलब अच्छा मॉड्यूल लगता है पहला, इसलिए है कि वो बेस्ट है। पहला जिसका अच्छा हुआ ना उसके आगे मॉड्यूल अच्छा होने की संभावना है, पहला जिसके कमजोर रहता है फिर आगे दिक्कत आती है, इसलिए उसको ज़्यादा पढ़ा करो। सेकंड तो आसान है, सबको समझ में आता है। कल निश्चित रूप से छुट्टी रहेगी। आप एनयूएस के एग्जाम देने जाओगे ना, नहीं जाओगे क्या, आप जाओगे? हमने एनयूएस के लिए तो ये ट्यूजडे छुट्टी की, नहीं तो मंडे को करने वाले थे। आप भी तो पीछे क्यों बैठो, आगे जाओ, आगे जाओ, और आगे। ये देखो आप सीटें सीटें खाली है, सवाल वैसे पूछने वाला हूँ, वो आप ही नहीं रहा है। हाँ तो आगे देख लिया भाई। अगला हमारे पास है परिवर्तक का प्रकार। अगला जो परिवर्तक का प्रकार है इसको ध्यान से देख लेना। ये हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी को एसी में, डीसी को डीसी में। तो ये कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार। ये 2 प्रकार तो देखो, एसी को डीसी, डीसी को एसी, तो आपने समझ आगे क्यों करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए आपको किसी आवश्यकता होती है, रेक्टिफायर। जैसे आप मोबाइल चार्जर में क्या रखते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वोल्टेज भी कम देता है और धारा भी क्या देता है, कम। और दूसरा जो हमारे पास एक होता है एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट होता है, इसमें एक लगाओगे मोटर, एक लगाओगे जनरेटर। एसी आप सप्लाई दोगे तो मोटर चलेगी तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट से क्या चलेगा, जनरेटर, फिर जनरेटर देगा विद्युत सप्लाई, कौन सी, डीसी। तो एसी को डीसी बदलने के लिए कितना बड़ा, दो मशीनें बड़ी बड़ी लगानी पड़ेगी। तो केवल उस वोल्टेज में धारा के लिए लगा सकते हो, बाकी तो आप क्यों लगाएंगे, जगह भी बहुत ज्यादा गिरेगी, दक्षता भी कम होगी। रोटरी कन्वर्टर ऐसा है जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में दोनों काम करता है, लेकिन ये मध्यम वोल्टेज में धारा को परिवर्तित करने के लिए काम में लिया जा सकता है। हजारों एम्पियर वाला, मतलब 1000 एम्पियर से अधिक एम्पियर में भी यदि कोई कन्वर्ट कर सकता है तो केवल कौन सा है, एमजी सेट, वो है एमजी सेट। और बहुत ही कम वोल्टेज में धारा में कन्वर्ट करना तो अपने पास है रेक्टिफायर लगा। चार्जर, चार्जर के अंदर क्या होता है, रेक्टिफायर, एडेप्टर में होता है रेक्टिफायर। चलो, तो ये एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को डीसी में बदलने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, चॉपर। इसे कहते हैं चॉपर। ये आपको एक सवाल आया था, उसमें ऑप्शन में है, ऐसा है, ठीक है ना। तो हाँ, चॉपर इनपुट डीसी वोल्टेज को नियंत्रित करके आगे परिपथ में डीसी प्रदान कर दिया जाता है। जो आपका डीसी वोल्टेज आता है उसको या तो रेगुलेटर लगा दो, या चॉपर या तो रेगुलेट करेगा या उस वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करेगा, मतलब कंट्रोलेबल कर देगा। जैसे आपके पीछे जो डीसी आ रही है वो 70 वोल्ट आ रही है, आगे आपके रिक्वायरमेंट है 20 वोल्ट की, तो 70 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, 20 में। और यदि मान लो परिवर्तित हो रही है तो उसको क्या कर देगा, नियंत्रित। ये काम कौन करेगा, चॉपर। तो इसलिए डीसी को डीसी में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, चॉपर की। एसी को ऐसे बदलना क्या चाहिए, साइक्लो कन्वर्टर। एसी को एसी में साइक्लो कन्वर्टर, और इसको नोट। डीसी चॉपर का पूरा इक्विपमेंट होता है, उसमें आगे एक रेगुलेटर लगा होता है, पूरा सर्किट में रेगुलेटर भी होता है। हाँ? एसी को डीसी बदलने किसी मशीन का प्रयोग किया जाए, रोटी कन्वर्टर मशीन है। हाँ, तो रोटी था नहीं ना, रोटी होता है, ये भी तो मशीन ही है, ये भी मशीन है, ये भी मशीन है, यूनिट रेट में है। रोटरी कन्वर्टर भी मशीन है, एमजी सेट भी मशीन है। एमजी सेट में 2 मशीन है, एकल मशीन पूछा गया कौन सा, तो रोटरी कन्वर्टर है, ये भी सवाल पूछा गया शायद तक। कन्वर्ट करने के लिए एकल मशीन कौन सी है ना, कहीं ना कहीं एकल मशीन कौन सी, तो वो रोटरी कन्वर्टर। मुझे पता नहीं कहाँ आए हुए, बाकी मैंने जीवन में क्या सवाल बहुत कर लिए, कहीं ना कहीं सवाल है। कल संडे टेस्ट आसान था,
ऐसा नहीं था? आसान था। कितने नंबर आए? 62। आपके? 62 बस। धर्म सिंह कितने है? ये नहीं। आपने दिए? हम बंद कर दें? हम क्यों तड़पे? तो संडे को टेस्ट तो संडे को होता है, वो तो दे दिया करो। हम परेशान हो रहे हैं ऐसे बेफालतू में। आप टेस्ट देते नहीं हो। हमारे भी सोचो, मतलब कितनी मेहनत से टेस्ट बनाते हैं, फिर हमें पता चलता है टेस्ट कम देते तो अच्छा नहीं लगता है। हम इतने टाइम से टेस्ट बना रहे हैं, तो संडे टेस्ट हम रेगुलर रखें। देखो हम ना, मैं हम बहुत सारे मैटर ऐसे देते हैं, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई भी है ना, उसको कंटिन्यूटी मैटर हम प्रदान करते रहते हैं। और इतना मैटर हमारे मतलब उसको पैसे देने की आवश्यकता होती है, इतना निःशुल्क हमारे रहता है एन टाइम। ये वो अच्छा पढ़ा हुआ हो तो, अच्छा पढ़ा हुआ तो उसके लिए डेली क्विज रहेगी, उसके संडे टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा पीडीएफ पे बहुत सारी पढ़ी है, यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे पढ़े हैं, मतलब बहुत सारे मैटर रहता है। पढ़ने वाली हिम्मत चाहिए होती है। डेली क्विज को हमने डेली क्यों किया, इसका कारण है, हम ये यही टेस्ट हम आपको एक साथ दे देते हैं ना, आप देंगे नहीं। डेली देने पर आप देते हैं, ये पता नहीं ये कारण है। जैसे हमने ना वो, मैं चेक करता हूँ ना कई बार कि भाई आपने जो कोर्स खरीदा उसमें मेगा टेस्ट जाइए, उसमें टेस्ट जनरली बहुत कम देते हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग में 5 7 तो बड़े बहुत ज्यादा दिए होते हैं, आप देखते होंगे रेंज भी काफी वो में आती है। आगे जाओगे लास्ट में वहाँ बहुत कम बच्चे मिलेंगे। इससे ज्यादा डेली क्यूज देते हैं, उनको पता है डेली क्यूज दे दो। अब डेली वाले में हम परिवर्तन कर, डेली में 5 दिन शायद रखते हैं, पुरानी क्यूज है 5 दिन पड़ी रहती है। अब हम ऐसे करेंगे कि दूसरे दिन उसको लो कर देंगे ताकि उसी दिन दे वो। तभी रहता है ना, प्रेशर रहता है, हाँ आज की क्यूज आज ही देनी पड़ेगी। बिना प्रेशर पड़ते नहीं है, ये कारण है। मतलब मेगा टेस्ट सीरीज बंदा पैसे देके खरीदता है, फिर भी इतना टेस्ट नहीं देता वो। डेली क्विज पैसे नहीं देता है, फिर भी ज्यादा टेस्ट देता वो है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं कहता हूँ जैसे स्टार्टिंग के 5 6 टेस्ट तो बहुत देते हैं। स्टार्टिंग के 5 6 टेस्ट में उनको जोश रहता है कि ये टेस्ट हम रेगुलर देंगे, फिर वो टेस्ट एक साथ पड़े रहते हैं ना, फिर ऐसे करते हैं ये तो 110 पड़े हैं, छोड़ो ये खतरा है। तो 110 टेस्ट पड़े ना, वो खतरा है। स्टार्टिंग वाला 5,000 के आसपास दिया ना, तो रैंक आपकी बढ़ती है, वो पहली बार टेस्ट देते हैं उससे बढ़ती है, रैंक कभी चेंज नहीं होती है। क्यों? है? नहीं ये मैं मतलब क्यों? आपको कोई पूछेगा लकी नंबर क्या आपका ना 3? हाँ, हाँ। चलो अब तीसरा डीसी को एसी में बदलना, किसकी जरूरत होती है? इन्वर्टर की। इन्वर्टर कितने प्रकार के? 2। एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर होता है जो हम घर में लगाते हैं, वो कौन सा इन्वर्टर होता है? इलेक्ट्रॉनिक। एक होता है रोटरी इन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर भी होता है, रोटरी इन्वर्टर भी होता है। एसी सप्लाई दोगे डीसी देगा, डीसी दोगे तो एसी देगा। हम उसका आगे डायग्राम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के क्या कहते हैं? इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, मतलब ये क्या करेगा इन्वर्टर? इस धारा नियत धारा को परिवर्तित धारा में बदलना। अगला होता है एसी को एसी में बदलना। एसी को एसी में बदलने के लिए 2 चीजें होती है। एक एसी वोल्टेज कंट्रोलर होता है, और दूसरा होता है साइक्लो कन्वर्टर। एक होता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर जो एसी के वोल्टेज को कंट्रोल करेगा कम ज्यादा, एक कौन सा करेगा? साइक्लो कन्वर्टर। और ये नियत मान एसी को परिवर्तित मान एसी में बदल देते हैं। इसके लिए आपको साइक्लो कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादातर हम साइक्लो कन्वर्टर काम लेते हैं, या एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी काम में ले सकते हैं। करो नोट। लिख लिया भाई?
एसी को डीसी बदलना और डीसी को ऐसे बदलना, डीसी को डीसी बदलो, एसी को ऐसे बदलो। सारे तरीके होते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं, और डीसी और एसी के साथ इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। हो गया। अगला देखो, अगला सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम जी सेट कन्वर्टर। एम जी सेट कन्वर्टर में देखो, एक एम का मतलब क्या होता है मोटर, जी का मतलब क्या होता है जनरेटर, इसे कहते हैं एम जी सेट कन्वर्टर। अब एम जी सेट कन्वर्टर में हम सप्लाई देते हैं एसी। एसी सप्लाई कौन से देंगे, या तो सिंगल फेज या थ्री फेज मोटर होगी। इस प्रकार की मोटर है इंडक्शन मोटर, थ्री फेज या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जी क्या होता है जनरेटर, जनरेटर हमारे पास नियत वोल्टेज प्रदान करना चाहिए, तो नियत वोल्टेज के लिए क्या लेंगे, शंट या कंपाउंड जनरेटर। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा होता है, शाफ्ट का। तो शाफ्ट में हमारे पास दोनों की आरपीएम क्या होना चाहिए, बराबर, ताकि इसके कारण जो शाफ्ट घूमेंगे तभी ये गति करेगा। इसको विद्युत सप्लाई देने पर यांत्रिक क्रिया करेगा, और जनरेटर को यांत्रिक क्रिया देने पर विद्युत सप्लाई देगा। तो यहाँ पर ये विद्युत सप्लाई देगा। अब इसमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। फायदा ये हो जाता है, यदि मान लो वोल्टेज में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आए तो यहाँ तक इसका कोई प्रभाव नहीं आता, जनरली उस प्रभाव को यही नष्ट कर देता है। फिर आए तो ये नष्ट कर देता है। कुल मिला के यदि वोल्टेज एसी में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है तो डीसी आपके क्या रहेगी, एक नियत मान करेगी। दूसरा है कि ये उच्च क्षमता की धारा को ट्रांसफर कर लेता है, कई 100 एम्पियरों को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा काम आएगा, एमजी सेट कन्वर्टर। बट ये एमजी सेट कन्वर्टर है जो जगह क्या घेरता है, ज्यादा, मरम्मत क्या लगती है, ज्यादा, दक्षता क्या होती है, कम, यानी हानि ज्यादा है। दो मशीन है बैक टू बैक तो हानि ज्यादा है। जैसे मान लो इसकी दक्षता 80% है और इसकी भी दक्षता 80% है, तो बताओ कुल दक्षता कितनी है, 64। भाई 100 का 80% कितना हुआ, 80। अब 80 का 80% कितना हुआ, 64। तो कुल मिलाकर दक्षता कितनी है, 64। जनरेटर की दक्षता कितनी होती है, 80 85% होती है। तो आपके पास मतलब ऐसे 60 70% आ रही है वैल्यू, तो इसमें दक्षता क्या है, कम, हानि क्या है, ज्यादा। बट यहाँ पर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ये फायदा है। ज्यादा वोल्टेज ज्यादा धारा को कन्वर्ट आसानी से कर लेगा, ये इसका फायदा होगा। जगह ज्यादा गिरेगा ये नुकसान होगा, मरम्मत का खर्च भी ज्यादा लगेगा, ये भी नुकसान है। क्लियर है। तो आप इसको बढ़ाओ, जल्दी से बढ़ो। क्या राघव, क्या हो गया, कुछ तो हुआ है, हैं? अब टाइम मिला तुम्हें तो धमकी दे रहा है, इसने डरा दिया तुम्हें, क्या डरा दिया, हैं? डर गए तुम, तुम कभी गाँव में नहीं रहे हो, शहर में रहते थे। हाँ, तभी ऐसा लग रहा है, फर्क होता है ना वो। ऐसे बावड़ी यार भूत आता है, ऐसे कहाँ भूत आता है, ऐसे तो तुम्हें खेत में छोड़ते हैं, दिन में तो अकेले होकर भूत आएगा, बाबू का दोगे, हैं? भूत खुद बहुत बिजी है, इतना आसानी से वो भी नहीं आता है। लिखो, इसकी विशेषताएं लिखो। इसकी विशेषताएं लिखो भाई। पहले लिखो, मोटर में जनरेटर का आरपीएम एक समान होना चाहिए, मोटर में जनरेटर का आरपीएम एक समान होना चाहिए। दूसरा लिखो, आगे जाओ आगे जाओ, इतना पीछे कहाँ बैठो, जगह पड़ी अपने पास, यहाँ आओ। आगे लिखो, जेनित्र से जेनित्र से प्राप्त होने वाला डीसी, जेनित्र से प्राप्त होने वाला डीसी नियत मान का होगा, और वह और वह
एसी में होने वाले प्रभावों से अप्रभावित रहता है, और वह एसी से होने वाले प्रभावों से अप्रभावित रहता है। अब डीसी जो होता है ना, शंट लगता है, यहाँ पर क्या होता है कि डीसी शंट रेगुलेटर लगता है। डीसी शंट रेगुलेटर का कार्य होता है, आप इसको आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो लिखो, डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर में शंट फील्ड रेगुलेटर लगा होता है, जिससे आवश्यकता अनुसार वोल्टेज परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, ये जगह ज्यादा घेरता है, इसकी दक्षता कम होती है। ये जगह ज्यादा घेरता है तथा इसकी दक्षता कम होती है। ठीक है। इसका एक मुख्य लाभ ये भी है, ये मतलब कई सौ एम्पियर, मतलब ये उच्च विभव में धारा परिवर्तन करने के लिए उच्च विभव में धारा परिवर्तन करने में सक्षम है। लिख दो, ये है उच्च विभव में धारा परिवर्तन करने में सक्षम है। ठीक है। अगला लो भाई, अगला हमारे पास होता है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर दोनों काम करते हैं, समझ लो थोड़ा सा। एक एसी को डीसी में, दूसरा डीसी को एसी में। एसी डीसी को एसी में बदलेगा, उसे रोटरी क्या कहेंगे, इन्वर्टर। और ये हमारे पास मुख्यतः रोटरी कन्वर्टर। इसमें एक ही मशीन लगेगी, एसी मशीन। अब यहाँ पर दो अलग अलग साउंड के दो अलग अलग भाग रहेंगे। एक तरफ लगेगी स्लीप रिंग, एक तरफ लगेगी स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर। यदि आपको इनपुट यहाँ से देंगे स्लीप रिंग से, तो इनपुट आपने क्या दिया है, एसी, तो आउटपुट आपका कहाँ पर आएगा, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पर आउटपुट कैसा आता है, डीसी। यदि आपको डीसी को ऐसे में बदलना, तो इनपुट कहाँ से दोगे, कम्यूटेटर से, आउटपुट कहाँ पर आएगा, स्लीप रिंग पर। तो इसमें मशीन कितनी होती है, एक। दक्षता क्या रहेगी, एमसी से ज्यादा, जगह क्या गिरेगा, कम। तो इसको काम है मुख्यतः लिया जाता है, दोनों काम करने वाली मशीन यही है। एकल मशीन कौन सी है जो एसी को डीसी में बदलती है, रोटरी कन्वर्टर। ऐसी कौन सी मशीन है जो एसी को डीसी डीसी में बदलती है, रोटरी कन्वर्टर। ऐसी कौन सी मशीन जिसमें स्लीप रिंग और कम्यूटेटर दोनों साथ में लगे हैं, रोटरी कन्वर्टर। इसके यही सवाल है, करो नोट। देख लिया भाई। तो ये एकल मशीन है जो दोनों कार्य करती है, इसकी दक्षता भी क्या होती है, उच्च। लिख लो, ये एकल मशीन है जो एसी को डीसी तथा डीसी को एसी बदलती है तथा
इसकी दक्षता भी उच्च होती है। देख लिया। ओके। अगला हमारे पास देखो कि रोटरी इन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी बदलता है। जैसे मान लो हमारे पास स्टोर किया कि डीसी, उसको एसी में बदलने किसका काम करता है, रोटरी इन्वर्टर का। इनपुट हमारे पास कहाँ से देंगे, इसमें कंप्यूटर से। आउटपुट किससे आएगा, स्लिप रिंग से। और इसकी गति के अनुसार आवृत्ति चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें जो काम में लेते हैं हम सबसे ज्यादा वो है इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर में देखो क्या क्या करते हैं, आप ध्यान से देखना। केवल एक वर्किंग पैनल देखो, आप सारे उत्तर दे दोगे, ब्लॉक डायग्राम को देखना। आपके पास बैटरी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, या 12 या 18 या 24 हो सकती है। सामान्यतः हम 12 वोल्ट को सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें कई बार क्या होता है कि 12 की 3 लगाते हैं तो वोल्टेज 36 हो जाते हैं, 6 लगाते हैं तो बहुत वोल्ट भी होते हैं, पता है ना भाई। तो वो बैटरी में कौन सा क्रम लगाते हैं, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो आपने बैटरी लगाई, अब बैटरी से आपको कौन सी सप्लाई प्राप्त हुई है, डीसी। डीसी आप किसमें प्रदान करेंगे, 2 लीटर। 2 लीटर ऑसिलेटर क्या करता है, डीसी को किसमें बदलेगा, एसी में। एसी में बदलने वाले 2 लीटर क्या करेगा, दोलन करेगा। दोलन करेगा तो आवृत्ति कितनी करेगा, 50 हर्ट्ज पर। ये 50 हर्ट्ज इसको आवृत्ति यहाँ से ये सेट करेगा। जिससे ये क्या करेगा, 12 वोल्ट की बैटरी थी तो 12 वोल्ट को 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर इसने परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया। अब आप जानते हो यहाँ पर वोल्टेज तो कम है, वोल्टेज तो कितना है, 12, और घर में उपकरण कितने हैं, 230 के। इसलिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। वोल्टेज को बढ़ा के जैसे आपने मान लो 230 कर दिया, 220 कर दिया, वोल्टेज एम्पलीफायर के द्वारा क्या बढ़ा दिया, वोल्टेज। वोल्टेज बढ़े, लेकिन उस समय धारा कहीं घटने जाए, इसलिए हम क्या लगाते हैं, पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर की खासियत होती है हमेशा अंतिम स्टेज में लगाया जाता है। पावर एम्पलीफायर किसी भी ब्लॉक डायग्राम में हमेशा अंतिम स्टेज में लगाया जाने वाला एम्पलीफायर कौन सा है, पावर एम्पलीफायर। ये सबसे लास्ट स्टेज में लगता है। इसके बाद कभी वोल्टेज कभी करंट एम्पलीफायर कोई सा नहीं लग सकता। सबसे लास्ट स्टेज पे कौन सा लगता है, पावर एम्पलीफायर। ये देखता है कि भाई वोल्टेज और धारा दोनों बराबर रूप से आगे नहीं आए, नहीं आए तो अपनी तरफ से बढ़ाता है। ये दोनों को बराबर मेंटेन करता है, फिर आउटपुट देता है। और हमें आउटपुट क्या मिलता है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और हमने दिया क्या था, 12 वोल्ट, और मिला क्या, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो ये इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ी है, इन्वर्टर की। करो नोट। हेलो, हाँ है क्या कहीं, हेलो, ठीक है भेज दे, तो संकट भेज दे, सारी इच्छा। घर और तो कोई बात है कौन नहीं, शंकर ने कहते भेज दीजिए, शंकर सामने ले जाए, अबार अबार दे दे शंकर ने, कोई दिक्कत नहीं, शंकर भेजाए। या तू भेजे, तू भेज दे, अगर कोई को नहीं, नहीं घर घर, हाँ हाँ शंकर भेज दे, शंकर भेज दे, ठीक है ना? ठीक है। आए नहीं ना, मैं कहाँ चलाऊँ। सवाल में उतने दे सकता हूँ जितना आए हैं। इसको पहले अलग चैप्टर बनाए गए थे, इसको ऊपर वाला चैप्टर एक साथ मिला दिया हमने, क्योंकि ये सवाल थे नहीं, कहाँ से क्या करें कुछ। इसके सवाल आए नहीं ना, सवाल आते तो हम देते। देखो कि इस सब्जेक्ट को इतने सारे चैप्टर में बांट दिया ना, तो ये एक सुखद है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि किसे कितने सवाल आए। इनको जितना हमने अलग अलग बांटा, भी मान लो इसको मैं 20 चैप्टर बना के रखता तो आपके होच हो जाता, सवाल भी ढंग से फिल्टर नहीं हो पाते। जितने टॉपिक वाइज बांटे जाते हैं पढ़ते समय उतनी ही आसानी होती है। टॉपिक पढ़ा, उसके सवाल किए। पावर सिस्टम का पूरा एक रखते तो कब करते, पहले आप उत्पादन पढ़ो, उत्पादन क्या कर लो, प्रोटेक्शन डिवाइस पढ़ो, प्रोटेक्शन डिवाइस क्या कर लो, उनके सवाल अच्छे आए हुए हैं। लिख लिया। इसमें जो भी चीजें आपको है ब्लॉक डायग्राम से लिखने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले क्या लगाओगे, 2 लीटर। पूछा क्यों लगाओगे, डीसी को एसी में बदल, तो आवृत्ति कितनी दोगे, 50 हर्ट्ज दे दिया। तो डीसी एसी बदल, जब क्या जरूरत है, वोल्टेज कम है, कितना वोल्टेज है, 12 है, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज एम्पलीफायर, वो भी बढ़ा दिया। अब क्या जरूरत है, कहीं धारा कम नहीं हो जाए, पावर कम नहीं हो जाए, इसलिए लास्ट में क्या लगाते हैं, पावर एम्पलीफायर। और उसके बाद क्या आता है, फाइनल आउटपुट। यही काम है। अगला हमारे पास एक मेटल रेक्टिफायर, ध्यान से देखना भाई।
मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। अब ये हमारे पास कितने वोल्ट तक कार्य करता है, 18 वोल्ट तक। धारा कितने एम्पीयर होती है, 0.5 एम्पीयर तक, वहां तक कार्य करता है। जो मेटल रेक्टिफायर होता है, जो मेटल रेक्टिफायर होता है, उसका आकार कैसा होता है, तो आप कहते हैं शंकु आकार का होता है। उसका आकार कैसा होता है, शंकु आकार। शंकु आकार मतलब कॉनिकल शेप कहते हैं, इसका आकार इधर यहाँ पर शंकु आकार का होता है। इसमें क्या होता है, दो धातु प्लेट होती है। नीचे वाली जो धातु प्लेट होती है, ये हमारे पास कॉपर की भी हो सकती है, या फिर अलग अलग पदार्थ की कोई सी भी हो सकती है, धातु प्लेट है। ये जो डैश डैश किया गया है, यहाँ पर भरा जाता है इंसुलेशन। इसकी जगह क्या भरा जाता है, इंसुलेशन। अब इंसुलेशन में हम कौन सा पदार्थ भरते हैं, वो आप अलग अलग पदार्थ को डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें कौन सा पदार्थ भरें। सिलेनियम है, जो SiO2 का कार्य करता है। जैसे COO2 भरते हैं, कॉपर प्लेट होती है, तो सिलेनियम भरते हैं तो एल्यूमिनियम प्लेट होती है, तो जनरली ऐसा भरा जाता है। ऊपर प्लेट किसकी लगाते हैं, लेड। फिर यहाँ पर ये जो नट कसते हैं, इसे कहते हैं विग नट, और इस विग नट के साथ इसको टाइट कस दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मेटल रेक्टिफायर। तो मेटल रेक्टिफायर है, ये कार्य क्या करेगा, एसी को डीसी में। कितने वोल्टेज, 18 वोल्ट, धारा 0.5 एम्पीयर। आकार कैसा होता है, शंकु आकार। धातु प्लेटें कितनी है, दो। एक तो धातु प्लेट है कॉपर या एल्यूमिनियम की, दूसरी किसकी है, लेड की। इन दोनों प्लेट के बीच क्या भरा जाता है, कुछ अलग परत। और ऊपर कौन सा नट से कसा जाता है, विग नट से। और ये प्लेट कैसी होती है, आयताकार या वर्ताकार चकती होती है, मुख्यतः आकृति ये होती है। तो नोटिस को इसमें दोनों प्लेटों पर देते हैं इनपुट, तो नहीं 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 चलिए, इसमें इनपुट इसमें एक ही लाइन से देते हैं धारा। आई थिंक इसको धात्विक से देते हैं, लेड से लेते हैं, ऐसा कुछ है। मतलब या दो ये कनेक्शन होते हैं ऐसे, एक इनपुट के लिए होता है, एक आउटपुट के लिए होता है। हो गया। ये तो रेक्टिफायर का है, अब तो कुछ है नहीं। ये तो कोई सवाल होते हैं तो उसका था भाई, फुल फुल रेक्टिफायर के अंदर 2 VM अपन पाई होता है ना, खुद प्रतिरोध में 90 डिग्री कोण, मतलब 0 डिग्री होता है, बाकी प्रेरक में उसमें 90 डिग्री होता है। छोड़ो, एक फुल फॉर्म याद रखना यूपीएस और SMPS की। यूपीएस अपन पहले क्या करते थे कि कंप्यूटर लेते थे, यूपीएस लेते थे, ताकि जब विद्युत सप्लाई बंद हो तो तुरंत कंप्यूटर बंद ना हो, उसको कुछ समय के लिए विद्युत सप्लाई प्राप्त होती रहे और हम फाइलें वगैरह सेव कर लें।
तो अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, ये क्या कहलाता है? यूपीएस। आजकल का जो इन्वर्टर है वो यूपीएस सिस्टम पे काम करता है। स्टार्टिंग जो इन्वर्टर आया था उसमें क्या होता था, एसी को डीसी में बदल दिया, जैसे एसी खत्म हुई तो वो कहता था अब हम चालू होंगे। हाँ, वो 2-4 सेकंड समय लेता था कि अब हम चालू होंगे, वो चला गया, अब हम आएंगे। अब है यूपीएस का सिस्टम इसके अंतर्गत लग गया, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। अब जो इन्वर्टर है आपके किसी भी प्रकार विद्युत सप्लाई बाधा नहीं होने देता, तो सिस्टम में क्या लग गया है? यूपीएस। तो यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, जो लगातार प्राप्त होगी। एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, इसे हम कहते हैं एसएमपीएस। क्लियर? ये दो फुल फॉर्म लिख लो, बहुत है। बाकी इस चैप्टर में इतने पूछे में और कुछ पूछे हुए है नहीं। बाकी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कुछ। हाँ तो पूछूंगा ना भाई। लेना रामायण बुक भाई। आवाज मत करो भाई, मैं सबको पूछ लूंगा। हाँ भाई, लास्ट से शुरू होते हैं आज, उधर से खड़े हो जाओ। आप बताओ, तापमान में वृद्धि करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? प्रतिरोध घटेगा। तो अर्धचालक एनटीसी हुआ पीटीसी हुआ? एनटीसी फुल फॉर्म क्या होती है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है तापमान गुणा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तापमान गुणा का प्रतीक क्या होता है? अल्फा। उसका मात्रक क्या होता है? मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस। ओके ठीक है, आप बैठो। पड़ोसी सफेद कपड़ा। एक सवाल आया है कि एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धि कौन सी है? ऑप्शन है फोस्फोरस, फ्रियोन, बोरोन, या इनमें से कोई नहीं। एक मिनट। हाँ भी बोल दे। तो बोरो नहीं सर, बोरो नहीं। हाँ सर। हाँ। हाँ ठीक है। ओके ओके, ये लेब में आ रही है। ओके ओके ओके, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। अभी 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 तुरंत ऑफिस में बता देता हूँ, ठीक है ना? ठीक ठीक। एक- दो लड़कियां आई लेब में, एक रीना एक और है ना। वो बन बेटा दीजिए, 2 दिन डेमो दे दीजिए, ठीक है ना? बन के दीजिए, बट कोई है तो नहीं। आवाज सही है, ठीक है। ओके। तो एक्सेप्ट प्रकार की अशुद्धि कौन सी है? फोस्फोरस, फ्रियोन। वो तो आप बैठो, क्यों, किसने कहा? फोस्फोरस, फ्रियोन, बोरोन, और इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? बोरोन। फोस्फोरस क्यों नहीं है? बोरोन कैसे है? अच्छा, बोरोन आपका एक्सेप्ट प्रकार की है तो समझ गया। आप मुझे बताओ ऑर्सेनिक क्या है? एक्सेप्ट प्रकार की है कि नहीं है? ऑर्सेनिक है, एक्सेप्ट है। और बोरोन भी एक्सेप्ट है, तो उसमें तो ऑर्सेनिक आया नहीं। बैंगन आलू गाजर इन थैला में तो ऑर्सेनिक आया नहीं। एन टाइप वाले एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या होते हैं फिर? डोनर। डोनर जो होते हैं वो आयन धनात्मक होंगे ऋणात्मक होंगे? धनायन होते हैं। अच्छा, वो जो हमारे पास पंच संयोजी होंगे त्रिसंयोजी होंगे? डोपिंग बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी कि घटेगी? डोपिंग बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी। चलो ठीक है, बैठो भाई। अगला है, हाँ धर्म सिंह तुम खड़ा। सवाल ढंग का ढूंढूंगा ना, ढंग का ढूंढो। कम तापमान पर अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करते हैं? परिपूर्ण इंसुलेटर, परिपूर्ण कंडक्टर, परिपूर्ण कंसुलेटर, या इनमें से कोई नहीं? कंसुलेटर। अगला है एक सवाल, अर्धचालक की संयोजकता
संयोजकता किस प्रकार की तीव्रता के किरणों से प्रभावित होती है? कम तीव्रता से, शून्य तीव्रता से, उच्च तीव्रता से? उच्च तीव्रता से। ओके ओके। अगर बताओ जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 32। सिलिकॉन का? सिलिकॉन का 14। ठीक है। कॉपर का? एयू का? एयू। एल का होता तेरा? एयू। एयू 79। ओके 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 ओके। एक और सवाल बताओ। किसकी वजह से जंक्शन के एन तरफ से, एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल में जाते हैं? एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल में जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? ड्रिफ्ट, मर्ज, रिकॉम्बिनेशन, डिफ्यूजन। एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल में जाते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है। ओके बैठो। हाँ, किसी भी डायोड में सरण धारा का कारण क्या, लीकेज करंट का कारण क्या है? ऑप्शन है अल्पांश वाहक, बहुसंख्यक वाहक, संधारिता, या इनमें से एक भी नहीं। बहुसंख्यक लीकेज का कारण कौन सा है? माइनॉरिटी, मेजोरिटी? मेजोरिटी बहुसंख्यक है, वो लीकेज का कारण होती नहीं है। वो तो धारा का जिस दिशा पूर्व होना उसी दिशा में जा रही है। अब धारा के विपरीत दिशा में कोई चीज जा रही है तो माइनॉरिटी भेजेगी। लीकेज का कारण क्या होता है? माइनॉरिटी। अगला है सेमीकंडक्टर डायोड में कितनी संधियां होती है? ऑप्शन है 1 2 3 4। सेमीकंडक्टर डायोड में 3 संधियां होती है। सोच लो। डायोड का पूछ रहा हूं, अब सोचो। तो ट्रांजिस्टर में कितनी होती है? हाँ जी, डायोड की एक होती है। ट्रांजिस्टर में कितनी होती है? ट्रांजिस्टर में 3 होती है संधि। एसीआर में कितनी होती है? ट्रांजिस्टर में एसीआर में बराबर होती है संधियां। ट्रांजिस्टर में संधि होती है 2, एसीआर में होती है संधि 3, और डायोड में होती है 1। डायोड की संधि पीएन पीएन जंक्शन कहलाती है, जबकि ट्रांजिस्टर की होती है वो ईबी और सीबी होती है, और वहां पर J1 J2 J3 लिखा था। आया याद? एक और सवाल बताओ फिर। फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन में क्या होता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध, कम धारिता, उच्च धारिता। फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में क्या होता है? निम्न प्रतिरोध। फॉरवर्ड बाइस प्रतिरोध क्या होगा? कम। धारा क्या होगी? उच्च। धारा उच्च होगी तो किलो एम्पियर में होगी, या एम्पियर में होगी, या मिली एम्पियर में होगी? आपको उत्तर पीछे से कौन बता रहा है? उधर कोई बता रहा है उत्तर पीछे? बोल तो रहे हैं, और मेरे तो मिली मिली सुना है। किसने बोला ये नहीं सुना? है धर्म सिंह? नहीं, तुम ही बता रहे हो। आप जो कहोगे पूछ लेंगे, अपने क्या पूछ रहे थे? प्रकाश उत्सर्जक डायोड फॉरवर्ड बाइस में काम करता है कि रिवर्स बाइस में? फॉरवर्ड बाइस में। सोलर सेल का अन्य नाम क्या है? फोटोवोल्टेक सेल। फॉरवर्ड बाइस में काम करेगा, रिवर्स बाइस में? फॉरवर्ड में काम करेगा, रिवर्स में? रिवर्स में करेगा। प्रकाश की किरणें उसके ऊपर गिरेगी ना, तो कौन सा काम करेगा? रिवर्स बाइस। हो गया। ऐसा कौन सा डायोड है जिसमें शुद्ध अर्धचालक का प्रयोग होता है? पिन टाइप। ठीक है। ओके, बैठ जाओ। जाओ भैया। मैं सवाल अच्छे से पूछूंगा, मैं कोई फालतू उल्टा सवाल नहीं पूछूंगा, आप चिंता मत करो। जिस प्रकार प्रिंस सवाल पूछ रहे वैसे मैं पूछूंगा। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है? 40.6%। ओके। अगला सवाल है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका फॉर्म फैक्टर का मान कितना है? टेक्निकल हेल्पर में पूछा हुआ सवाल है। हाँ ठीक है, करेक्ट। 1.57। पीक फैक्टर का मान? धर्म सिंह, याद आते हैं तुम्हें? अब की बार तो फिल्टर लगा हुआ था मेरे, बीच में क्यों बताओ आप? दूसरा है, जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो सबसे ज्यादा किस रेक्टिफायर का होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। अपने पास रेक्टिफायर होते हैं जिसमें एक होता है हाफ वेव, एक होता है सेंटर टेबल फुल वेव, एक होता है ब्रिज। सेंटर टेबल होता है। ओके। ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड कितने होते हैं? कोई दूसरे उत्तर मत बताओ भाई, क्यों नुकसान करो। ब्रिज में 2 होते हैं, तो सेंटर टेबल में कितने होंगे? वापस सही करो। ब्रिज बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ऐसे। हाँ हाँ।
ऐसे याद करो, ब्रिज बनाओगे तो 4 बनेंगे। सेंट्रल में कितने चाहिए? 2। ठीक है। आप रेक्टिफायर कितने डायोड होते हैं? एक। कौन सा डायोड होता है ये? पीएन डायोड। पीएन डायोड ये। पीएन डायोड क्या क्या काम करता है? एक तो रेक्टिफायर बता दिया, और क्या काम करता है पीएन डायोड? एक स्विच के रूप में, क्लिपर, क्लैंपर। ओके। अगला होता है सवाल आपके, फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, उसका रिपल फैक्टर का मान क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर के रिपल फैक्टर का मान बताइए। रिपल फैक्टर होता है एक, हाफ वेव का तो होता है 1.21। आप फुल वेव का बताओ। 0.48। यही मैं उत्तर है, ऑप्शन क्या तू? 0.48 सुना है कि नहीं सुना? सुना है, लिखा भी होगा। चलो बैठ दो भाई। आप बताओ, आप बताओ कि एक जो अपने पास ऐसा कौन सा फिल्टर है जो एक विशिष्ट बैंड को क्षीणित करता है, मतलब विशिष्ट बैंड को नुकसान पहुंचाता है, उस फिल्टर का नाम क्या है? ऑप्शन हाई पास, लो पास, बैंड रिजेक्ट। विशिष्ट बैंड को पास नहीं करना है, विशिष्ट बैंड को क्षीणित करना है। क्षीणित का मतलब नुकसान। तो क्या हो जाएगा? बैंड स्टॉप। एक बैंड को क्या होगा, हमने रोक दिया था, बैंड स्टॉप। बैंड पास फिल्टर किसे कहते हैं? जो निम्न आवृत्ति संकेत भेजता है, उच्च आवृत्ति भेजता है, दो आवृत्तियों के बीच के संकेत को भेजता है, या दो आवृत्ति के बीच के संकेत का बहिष्कृत करता है? दो आवृत्ति के बीच के संकेत को भेजता है। ओके। नेक्स्ट बताओ आप, जर्मेनियम डायोड होता है, उसका नी वोल्टेज कितना है? 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट। ठीक है। अपेक्षित परत की चौड़ाई कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर। सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻4। ठीक है। ओके। डायोड एक दिशा होता है, द्विदिशीय है? एक दिशीय। सक्रिय है कि निष्क्रिय युक्ति? सक्रिय। ओके ठीक है बेटो। आप खुद कल में पूछ लेते ना, आप पूछ लेते उसमें, इधर क्या, इधर से वो 2-3 बच्चे उधर चले गए, वो कौन कौन है? कल जिनसे नहीं पूछे थे वो कौन कौन है? एक ये वो आप दोनों ना, वो भी थे, तुमसे पूछ लिया मैंने कल। है? ये आगे बढ़ता क्या? नहीं आप नहीं, ये तो मेरे को कल नहीं पूछा था मैंने, ऐसा मेरे ध्यान में हो भाई। तो फिर आप आज आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए, इंडियम पदार्थ पी टाइप है, एन टाइप है? इंडियम पदार्थ पी टाइप है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल ज्यादा होते हैं? पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल ज्यादा होते हैं? होल ज्यादा होते हैं। त्रिसंयोजी होता है, पंचसंयोजी होता है? धर्म सिंह तुम इधर आओ। कौन बोल रहा कोई कोई? हाँ। तुम आ जाओ। अब जिसको बोलेगा उसको मुर्गा बना देंगे हम, मुझे आइडेंटिफाई करना होता है अब। कोई बोल तो रहा है। त्रिसंयोजी होता है, पंचसंयोजी? त्रिसंयोजी। चलो ठीक है। परम शून्यता पर अर्धचालक कैसा व्यवहार करेगा? चालक या कुचालक? परम शून्यता पर कुचालक होता है, 0 केल्विन पर कैसा करता है? कुचालक। 300 केल्विन पर चालक, तभी तो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। ठीक है। अगला सवाल है अपने पास, जीनर ब्रेकडाउन होता है, फॉरवर्ड बैच में होता है, रिवर्स बैच में? ड्राइवर पढ़े नहीं? क्या क्या पढ़ा वो बता दो। कुछ नहीं पढ़ा? क्यों क्यों चक्कर लगा रहे हो डेली? तो पढ़ा नहीं तो क्यों फिर रहे हो? पढ़ो तो सही। चलो भाई, फिर क्या पूछे आपको, बैठ दो। हाँ, आप तो पढ़ गए होंगे। तो बताओ, जर्मेनियम की संयोजकता कितनी है? बताओ भाई भाई। जर्मेनियम के बाइकक्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। सिलिकॉन के? 4। कार्बन के? बैठ जाओ। अर्धचालक कोई भी होता है, उसके बाइकक्स में इलेक्ट्रॉन सदैव कितने होते हैं? 4। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन सबके 4, ऐसे आप आंकड़े ला रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से शुरू है। पढ़ गए नहीं हो आप? अब इतना तक ही नहीं पता था तो ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है ना। हाँ आप शुरू हो जाओ। आप ही हो, छोटा मोटा सफेद कपड़ा आप ही है। हाँ, वही है ना भाई, गूगल कर
देखो, आप किसी डोनर अशुद्धि का नाम बताइए। क्या? डोनर अशुद्धि का नाम बताइए, ऑप्शन दो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सनिक और एंटीमनी। सोच लो, ये चारों ही हैं। ऑप्शन क्या तुक्का लगाना था? ऑप्शन तो ये इसलिए होता है नाम याद दिलाने के लिए, ये तो चारों ही थे। मैं लाइन वाइज बोल रहा हूँ। अगला है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ गए उसे पूछता हूँ मैं। ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, दो जंक्शन होता है, तो बताइए उसमें अल्फा का मान कितना होता है? एक से कम होता है, 0.99। ओके। परत कितनी होती है? तीन होती, कौन सी? कलेक्टर। अमीटर बेस में माइनॉरिटी होती है, मेजोरिटी होती है? बहुसंख्यक होते हैं कि अल्पसंख्यक होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। अगला आप बताइए कि जो ट्रांजिस्टर है वो एक दिशा है, द्विदिशीय है? एक दिशा है। एमीटर से कलेक्टर की तरफ जाना होता है, एमीटर उत्सर्जन करेगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा, संग्रह करेगा। ठीक है। ट्रांजिस्टर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? कहाँ कहाँ होता है ट्रांजिस्टर उपयोग? एक तो होता है एम्पलीफायर में, एक होता है ऑसिलेटर में, एक होता है स्विचिंग मोड में। चलो ठीक है। इधर से आपसे भी कल नहीं पूछे थे ना, आपसे पूछ लेते। चलो आज वापस बता दो। आपको, मुझे उम्मीद है आपने रामायण किताब पढ़ी होगी, क्योंकि आपके ग्रुप में आपने खरीदी है, बाकी ग्रुप मांग के ले जा रहा है। तो बताइए, जेनर डायोड का उपयोग क्या है? ऑसिलेटर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड का अनुप्रयोग क्या है? ऑसिलेटर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, वोल्टेज रेगुलेटर। ऑसिलेटर और एम्पलीफायर में अभी अभी मैंने बताया था हम ट्रांजिस्टर कहाँ में लेते हैं? 2 लीटर में, प्रवर्धक में और स्विच में। रेगुलेटर में कैसे लेते हो? मतलब कोई उदाहरण के साथ समझा दो यार, कैसे समझो मुझे। वो नियत विभव देता है, नियत विभव देने का काम ही क्या होता है? रेगुलेट करना। तो रेगुलेटर रूप में काम में लेते हैं। जेनर डायोड उच्च डोपिंग होती है, निम्न डोपिंग होती है? उच्च होती है, पी प्लस एन प्लस लिखते हैं। डोपिंग क्या होती है? उच्च। ओके। दूसरा है कि जो जेनर डायोड होता है वो हमारे पास रिवर्स बाइस में काम करता है। यदि हम फॉरवर्ड बाइस इसको अप्लाई करें तो काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, साधारण डायोड की तरह। आप डायोड छोड़ो, हम बेसिक में आ जाते हैं वापस। आप मुझे ये बताओ, जो अवक्षय परत बनती है पी और एन के बीच में, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं, या दोनों ही होते हैं, या दोनों में से कोई नहीं होता है? तो उसमें होता क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल तो नहीं होते, मान ली बात आपकी, उत्तर उत्तर सही है। अब बताओ अवक्षय परत के अंदर क्या होता है? आयन होते हैं। आयन होते हैं। आयन इमोबाइल है या मोबाइल है? गतिशील है या गतिशील है? गतिशील। इलेक्ट्रॉन तथा होल क्या होता है? गतिशील। फॉरवर्ड बाइस में जो धारा प्रवाहित होती है वो मिली एम्पियर होती है, माइक्रो होती है, नैनो होती है? नैनो में सिलिकॉन की रिवर्स करंट होती है, मिली एम्पियर में होती है फॉरवर्ड करंट, माइक्रो में होती है जर्मेनियम की रिवर्स करंट। थोड़ा सा पढ़ना बैठो आप, थोड़े थोड़े नाम सुने हुए आपको याद मुझे लग रहा है कम रह रहे हैं। जैसे मैं मतलब अनुभव कर पा रहा हूँ, आपने पढ़े तो है नाम सारे, याद कम रहता है, ऐसा है क्या समस्या? मुझे यही समस्या आपको लगी। सवाल आपने नहीं किए थे, थ्योरी आपने पढ़ी थी, सवाल करते तो आपको थोड़ा ज्यादा याद रहता मेरे हिसाब से। और कौन बचे थे जिनसे हमने, हाँ आप थे पीछे थे। ओके, कैमरा ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर है, ऊपर कैमरा। अगला है, जो हमारे पास एलईडी है, एलईडी किससे निर्माण करके बनाएंगे? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, गैलियम आर्सेनिक, कॉपर। गैलियम आर्सेनिक। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। जो हमारे पास एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इनडायरेक्ट बैंड गैप होते हैं। तो गैलियम आर्सेनिक डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की खासियत क्या होनी चाहिए? ऊर्जा प्रकाश के रूप में हो। अप्रत्यक्ष क्या होती है? ऊर्जा उष्मा के रूप में। ठीक है। अगला होता है, एक आपने डाई ट्राई के पढ़ा था, जीटीओ वगैरह, तो जीटीओ की फुल फॉर्म क्या है? टर्न ऑफ, ये टर्न ऑफ स्विच है। ठीक है। एक नाम हमने देखा था आईजीबीटी, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बीजेटी में और ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है? सेम ही है, उसी का ये नाम है। बीजेटी का या ट्रांजिस्टर का बात एक ही होगी।
तो बताइए मुझे, ट्रांजिस्टर एक दूरी युक्ति है, द्विध्रुवी युक्ति है? एक दूरी है। बाई पोलर का मतलब है, बाई पोलर मतलब ध्रुव है, दो ध्रुव हो गए। तो ट्रांजिस्टर कितने, इस नाम से याद रहेगा, रटना नहीं है। बाई पोलर मतलब द्विध्रुवी है। जो हमारे पास जो जेपीटी होता है ना, वो कितने होते हैं, एक ध्रुवीय। ओके। अब इसमें हमारे पास एक एमिटर, एक बेस, एक कलेक्टर होता है। आकार में सबसे बड़ा कौन सा होता है? कलेक्टर होता है। धारा सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आई आई होती है। ओके ओके, ठीक है। ओके, बैठो। ठीक आ रहे हैं, पढ़ तो ठीक रहे हो, पता नहीं नंबर कितने लोगे पता चलेगा। पढ़ लेना भाई ज़्यादा। इनसे पूछ निकल, इनसे नहीं पूछा मैंने, आपसे पूछा मैंने कल, पूछे थे भाई, ये तो मुझे याद है, मैंने उनसे नहीं हैं। तो सफेद कपड़ा वाला क्या हमेशा डायलॉग मुझे अच्छा लगा। आपने आपने सुना होगा, नहीं सुना? हैं? मुझे मतलब, मुझे वो याद है, सफेद कपड़ा हमेशा का डायलॉग था। ओ सफेद कपड़ा, ए सफेद कपड़ा। सवाल है हमारा ये कि सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? सिलिकॉन में ऊर्जा अंतराल कितना होता है बताइए भाई? 300 केल्विन पर, 0.7, 0.3, 1.21, 0.72, नहीं है, 1.1, ये भी नहीं है। पढ़ के नहीं आए हो, बैठ दो फिर क्या करेंगे। और कोई बच गए हो? ऐसा कुछ है नहीं शायद तक तो। एक है, कौन है वो? अच्छा ये है क्या? आपसे मैंने कल नहीं पूछे थे सवाल? आप आओ, आप खड़े हो। आप बताइए, आपको कौन सा टॉपिक पूछे या कुछ भी पूछ लें? ट्रांजिस्टर पूछे, ठीक है। तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में फेज अंतराल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होता है, उसका करंट गेन का सूत्र क्या है? कॉमन एमिटर का करंट गेन, जिसे बीटा कहते हैं, जनरल है, आई सी बटा आई बी। अल्फा और बीटा में संबंध बताते हैं, तो अल्फा बराबर बीटा में कैसा आएगा? सूत्र क्या है? अल्फा बराबर बीटा में क्या रहेगा? बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन वन माइनस बीटा, इस प्रकार। बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, बिल्कुल। क्या हुआ? तो कैमरा क्यों चालू किया? आप रिकॉर्ड कर रहे थे? ये कैमरा है, इतना मुझे पता चल रहा है। अगला है, नहीं आपने ट्रांजिस्टर ठीक पढ़ा है। अगला सवाल है ट्रांजिस्टर का ही, कि ट्रांजिस्टर का जो हमारे पास एक्टिव मोड होता है, उसमें कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड में होता है, कौन सा जंक्शन रिवर्स में होता है? सही है, कलेक्टर बेस रिवर्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर होता है करंट कंट्रोल होता है कि वोल्टेज कंट्रोल? करंट कंट्रोल। धारा स्रोत है, विभव स्रोत? धारा स्रोत। ट्रांजिस्टर है तो ये धारा को स्थानांतरण करता है, विभव को करता है, प्रतिरोध को? ट्रांजिस्टर किसको ट्रांसफर करता है? प्रतिरोध को। स्थानांतरण किसको करता है? प्रतिरोध को। ओके। प्रतिरोध ट्रांसफर क्या करेगा? धारा उच्च से निम्न जाएगी, तो प्रतिरोध क्या होगा? उल्टा होगा ना भाई। अगला जो है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है? एमीटर में होती है। ट्रांजिस्टर हमारे पास दो प्रकार के, एक पीएनपी एक एनपीएन। सबसे तेज गति से कौन कार्य करता है? एनपीएन। एनपीएन का सिंबल बनाते हैं तो धारा बाहर निकलती है, प्रवेश करती है? बाहर निकलती है। ओके बैठो भाई, आपने अच्छा पढ़ा, शानदार, ट्रांजिस्टर अच्छा पढ़ा। वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड लिखा हुआ है। और कोई सवाल तो क्या है? ट्रांजिस्टर पूरा पढ़ लेना, मैंने अच्छा खासा पढ़ा दिया है, मतलब ट्रांजिस्टर क्या पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने अच्छा खासा पढ़ा दिया, आप अच्छा खासा पढ़ लेना इसको। और उसके बाद मॉड्यूल सेकंड करेंगे। मॉड्यूल सेकंड करने के बाद में फिर हमारा एक ही टारगेट रहेगा, वो उपकरण को क्या कहते हैं जो आवर्ती में बिना परिवर्तन के
नियत प्रत्यावर्तित वोल्टेज को सीधे करे, ये इंग्लिश में मतलब कीबोर्ड में गे आर की जगह डी सी ए तो नहीं आ रहा है। घरेलू प्रत्यावर्तित नियत प्रत्यावर्तित वोल्टेज को परिवर्तन प्रत्यावर्तित वोल्टेज परिवर्तित करता है। तो फिर यदि मान लो प्रत्यावर्तित तो प्रत्यावर्तित कर रहा है तो प्रत्यावर्तित धारा वोल्ट का नियंत्रक होना चाहिए, ए ऑप्शन। हाँ तो यही होगा, प्रत्यावर्तित को प्रत्यावर्तित में कन्वर्ट करने वाला यही तो था। एसी वोल्टेज कंट्रोलर है ना, प्रत्यावर्ती धारा विभव नियंत्रक, यही तो हुआ प्रत्यावर्ती धारा विभव नियंत्रक। प्रत्यावर्ती तो प्रत्यावर्ती में ही बदलेगा, एसी टू एसी, और कोई है नहीं। हाँ, वोल्टेज कंट्रोलर तो वोल्टेज कम ज्यादा करेगा। हो गया? किसको? हाँ, एसी का इनपुट दे रहे हैं, उसको कम करके आगे एसी देगा। हाँ, ये कम में देता है जनरली। जनरली कोई भी कंट्रोलर चीजें होती है वो कम में देती है, और बढ़ाने वाली चीजें एम्पलीफायर के नाम में आ जाती है। कंट्रोल करने वाली कंट्रोल ही करती है। ठीक है भाई।